रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसमें 8 एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर गेनिंग रेशियो। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नंबर 3, revaluation of assets and reassessment of liabilities, treatment of past profits and past losses, फिर determination of amount, estimation, calculation of estimated profit, determination of amount due to the executor of deceased partner, now settlement of the executor's account, and last adjustment of capital. Clear? तो इसमें adjustment number 1, 2, 3, 4 and last according to retirement ही होते हैं। जो हम लोग को इसके अलग से डेथ के केस में सीखना पड़ता है वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर एंड सेटलमेंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के 2 केसेस होते हैं। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कहा होता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो बन जाता है। और अगर उनके गेन के बारे में कहा हो कि रिमेनिंग पार्टनर डिसीज पार्टनर के शेयर को किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो फिर उनके ओल्ड शेयर में गेनिंग शेयर को ऐड करते हैं तो उनका न्यू शेयर आ जाता है। फिर गेनिंग रेशियो निकालने के भी 2 केसेज होते हैं। अगर रिमेनिंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो तो उनका ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाता है। और अगर रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो दिया हो तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो उनका गेनिंग रेशियो आ जाता है। ये जो गेनिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। अब सेकेंड टॉपिक होता है गुडविल। डेथ के केस में और रिटायरमेंट के केस में गुडविल के 3 ट्रीटमेंट होते हैं। परचेज गुडविल, उसे राइट ऑफ करते हैं ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर, कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू गुडविल। ये परचेज गुडविल जो होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया हुआ होता है। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसके बारे में एडजस्टमेंट में कहा होता है। उसके वैल्यूएशन का इंस्ट्रक्शन दिया हो तो उसको वैल्यू कर लेंगे और फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा रिमेनिंग टू डिसीज्ड रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर ये जो डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बाद में बनाएंगे उसके क्रेडिट साइड में रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और उसके शेयर को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगला है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल भी रिटायरमेंट के तरह अमाउंट पेड टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ डिसीज पार्टनर माइनस अमाउंट ड्यू टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ डिसीज पार्टनर। वो जो अमाउंट होगा वो डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ हिडन गुडविल होगा। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेल्फ जनरेटेड गुडविल के जैसा ही होगा। रीवैल्यूएशन बिल्कुल एडमिशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के जैसा करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम याद रखेंगे, कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके क्रेडिट साइड में एसेट के वैल्यू का इंक्रीज और डेबिट में एसेट के वैल्यू का डिक्रीज, लाइबिलिटी का इंक्रीज के वैल्यू का इंक्रीज डेबिट में, डिक्रीज क्रेडिट में, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट में, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी डेबिट में। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन होता है, वो जो डिसीज पार्टनर का शेयर होगा वो उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा जाए, जो कि जनरली नहीं कहते हैं, सिर्फ डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, तो सिर्फ उसका शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस को उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर जो पास्ट प्रॉफिट्स, पुरानी बैलेंस शीट, डेथ के डेट पर जो बैलेंस शीट है उसके लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ये होते हैं। इन सब में रिसीविंग पार्टनर का जितना शेयर होता है उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, और एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका नाम याद रखेंगे, इसके और दो नाम याद रखने की जरूरत है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके लिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी लिखा होता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी लिखा होता है। इसे रिसीव पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में उसका शेयर जितना होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट में, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट या लॉस उस पीरियड का प्रॉफिट या लॉस होता है जो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ डेथ टिल द डेट ऑफ डेथ के बीच का प्रॉफिट या लॉस होता है। उसमें भी डिसीज पार्टनर को उसका शेयर मिलता है। तो उस पीरियड का प्रॉफिट निकालने के दो तरीके होते हैं, बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और विदाउट प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड ऐसा क्वेश्चन में कहा हो तो फिर दो सिचुएशन होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के, कि उसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा या डिविजिबल लॉस होगा। जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अगर लॉस होगा तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बारे में नहीं कहा है तो फिर दो ऑप्शन होते हैं। इस पर एग्जाम में एमसीक्यू भी देते हैं कि कंसर्न पीरियड का या फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ डेथ टिल द डेट ऑफ डेथ के बीच का जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसके निकालने के जो मेथड्स होते हैं, ऑप्शन ए टाइम बेसिस, ऑप्शन बी टर्नओवर बेसिस, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी और कुछ दे दिया तो बोथ में टिक करेंगे। एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन सीयूईटी में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं होता है तो अपने पास में दो ऑप्शन है, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस में पहले डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इनटू कंसर्न पीरियड। कंसर्न पीरियड होगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ डेथ टिल द डेट ऑफ डेथ इनटू डिसीज पार्टनर शेयर। तो इससे या तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। इसको दो पार्ट में बांट लेंगे, प्रॉफिट लॉस। और इन दोनों सिचुएशन में अगेन दो सिचुएशन बनते हैं कि अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ हो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ हो। अगर प्रॉफिट है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तब जब एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर दिया हो तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो टू डिसीज पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। नहीं 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 नहीं, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस हो तो इसी एंट्री को उल्टा कर देते हैं। अब टर्नओवर बेसिस में दो तरीके होते हैं निकालने के। पहला तरीका है लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इनटू कंसर्न पीरियड सेल इनटू डिसीज पार्टनर शेयर। कई बार क्या होता है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर का सेल इनटू 100 कर देते हैं, उसको कंसर्न पीरियड के सेल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पीरियड का प्रॉफिट आता है, फिर डिसीज पार्टनर के सेल से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें भी दो आउटकम होंगे, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होने पर या तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होगा या दिया होगा। इसका ट्रीटमेंट टाइम बेसिस के जैसा ही करेंगे, लॉस का भी ट्रीटमेंट वैसे ही करेंगे। अब डिसीज पार्टनर का जो ड्यू अमाउंट है वो फाइंड आउट करने के लिए डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उसके क्रेडिट साइड में उसके कैपिटल का बैलेंस, पास्ट प्रॉफिट में उसका शेयर, गुडविल में शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का शेयर, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो वो लिखेंगे।
डेबिट साइड में ड्राइंग लिखेंगे, पास्ट लॉसेज में उसका शेयर लिखेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता है तो जो भी बैलेंस होगा वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्लियर? और डेबिट का टोटल ज़्यादा हो वो भी डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्लियर? अब 6th टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के बारे में कि एग्जीक्यूटर को जितना अमाउंट ड्यू है वो सेटल कैसे होगा। वो या तो एनुअल इंस्टॉलमेंट में या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में एग्जीक्यूटर अकाउंट को सेटल करने के लिए कहते हैं। तो जब भी अमाउंट ड्यू होगा तब इंटरेस्ट ड्यू करेंगे बैलेंस अमाउंट पर और इंस्टॉलमेंट के साथ वो पे करेंगे। जब इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट और जब पे करेंगे तो डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक? जो बैलेंस अगर बचेगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। और कैपिटल का एडजस्टमेंट अकाउंट रिटायरमेंट के जैसा ही होता है लेकिन उतना अब सिलेबस में नहीं है। हम लोगों को सिर्फ 3 टॉपिक पर ध्यान देना है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट या लॉस निकालने की प्रैक्टिस करनी है। उस एग्जीक्यूटर अमाउंट तो एग्जीक्यूटर का जो ड्यू अमाउंट है वो निकालने के लिए उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके अकाउंट को सेटलमेंट बनाएंगे।